शिक्षा का सवाल है और ख़ास करके वही कुछ लोगों का या कुछ राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी मानना रहा है कि शिक्षा वो औजार है जिससे एक समाज में परिवर्तन, एक बेहतर परिवर्तन के लिए उसका इस्तेमाल होता है और उस शिक्षा को हर किसी के लिए उपलब्धता का एक मसला है जिस पे लगातार तमाम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता से लेकर अलग अलग फोरम ये सवाल उठाते रहे हैं और संघर्ष करते रहे हैं। इसी कड़ी में राइट टू एजुकेशन फोरम है, उसके राष्ट्रीय कन्वेनर हमारे साथ गौतम बंदोपाध्याय जी हैं। बहुत मुश्किल से समय मिल पाया है। पहले तो आपको समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विमर्श से जुड़ने के लिए। और ये बताइए कि आज आप लोग नेशनल काउंसिल की मीटिंग कर रहे हैं, तो पहले तो शिक्षा में क्या क्या चुनौतियां अभी पेश कर रहे हैं। दूसरा उसके बाद क्या आप लोगों को लगता है कि किस तरह से एक बड़ा साझा मुहिम चलाया जा सकता है। देखिए हिम्मत भाई, आपने सही कहा। राइट टू एजुकेशन फोरम जिसके शुरुआत शिक्षा को देश की बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा को सबके लिए शिक्षा, समान शिक्षा, इस नारा के साथ 2009 के बाद जब आरटी एक्ट आया तो अम्बरीश जी ने इसको चुनौती के लिए स्वीकारा। ये कानून तो बन जाता है, ऐसे आज़ादी के बाद लाखों है कानून बना, और उस कानून के क्रियान्वयन बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये क्रियान्वयन बेहतर होगा जिसमें समाज का भागीदारी होगा, तो शिक्षा अधिकार कानून के जो आउटकम है वो लोगों तक पहुंचेगा। अरे जरूरी है भारत जैसे देशों में जहां स्कूलों की एनरोलमेंट, प्रवेश, स्कूल में रहना, सालातैगी, स्कूल में रह के सीखना और सीख के आगे की पढ़ाई जारी रखना, और इस बीच में जो शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतारना, तो शिक्षा की बड़ी आयाम है। और इस आयाम को आरटी फोरम स्वर्गीय अम्बरीश जी के नेतृत्व में पूरे जोर तोर से आगे बढ़ा। अम्बरीश जी ये मानते थे कि शिक्षा जो है वो एक हथियार है, ऐसे हथियार है, शिक्षा को केंद्र में रख के एक बेहतर देश, एक बराबरी के देश, एक मानवता का देश, एक आपसी भाईचारा का देश बनाया जा सकता है। हम अगर देखें, अम्बरीश जी इसलिए पूरे देश में हर राज्य में आरटी फोरम के जो ढांचा बनाया था, सभी राज्यों में आरटी फोरम होगा, उसके एक राष्ट्रीय आरटी फोरम होगा, और ये राष्ट्रीय आरटी फोरम आसपास के देशों के साथ मिलके, इन्होंने साउथ एशिया के भी एजुकेशन फोरम में बच्चे की शिक्षा की कैसे हम बेहतर कर सके दक्षिण एशिया में, उस पर भी प्रयास शुरू किया। जी, कोरोना काल में उनकी देहांत हो गया, और उस उचित स्वास्थ्य सुविधा ना मिलने के कारण, इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही चुनौती की बात है। और उसके बाद आज हम लोग हमारे बीच अम्बरीश जी नहीं है, इसके बावजूद भी आरटी फोरम हम हमेशा उनकी याद करते हैं, अरे मानते हैं शिक्षा आंदोलन के हर साथी को अम्बरीश जी के किए हुए काम, उनकी अपेक्षा, उनकी दिए हुए जो विचार, इसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है कि शिक्षा को कुछ लोग कहते हैं कि एक राजनीतिक हथियार भी है, लेकिन अपने आप में एक पॉलिटिकल चैलेंज शिक्षा के नाम पे वो किस तरह से फेस कर रहे हैं। आज के दौर में
चूँकि 2009 का जब ये कानून बना था 2009 में, तब से लेके 2023 है और भी अंतिम महीने के उसमें आ गए हैं, तो क्या क्या चुनौतियां फेस कर रहे हैं? अमरीश जी तो चलिए एक रास्ता दिखा दिए। आज जब आप लोग जब एक साथ खड़े हैं तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं और कैसे उससे निपटने की तैयारी है? देखिए, एक तो सबसे बड़ा चुनौती जो एनरोलमेंट हुआ था, प्रवेश और साला में टिके रहना। इस आज कोविड के बाद सलातकी का संख्या बढ़ा। उसके बाद गुणात्मक शिक्षा, जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं वो क्वालिटी एजुकेशन। उसके बाद जो शिक्षा पाने के लिए जो टीचर्स का अपॉइंटमेंट और योग्य टीचर का अपॉइंटमेंट, टीचर का प्रशिक्षण, ताकि बच्चा को अगर हम रुका नहीं सके, टिका नहीं सके, स्कूल में रुचि नहीं ला सके, तो रास्ते ज़्यादा टिकेगा नहीं। और इसलिए हम देखते हैं क्लास 8 के बाद जो हमारे देश में जो 9th का जो एडमिशन होता है वो बहुत कम होता है। उसी तरह के बालिका शिक्षा के तो और कम हो जाता है। इसलिए इन सब मुद्दे और इसी मुद्दे में इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा, अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आप देखते हैं जो स्कूल में टिकाए रखने के लिए जो बुनियादी आवश्यकता है, स्वच्छ पीने का पानी, टॉयलेट की बात, खेल मैदान की बात, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो आगे फिर जब हम देखते हैं एक बेहतर कैरिकुलम की बात, आज सबसे ज़्यादा चुनौती जो है वो है कैरिकुलम पर। और नए शिक्षा नीति आने के बाद ये भी एक सवाल बड़े रूप से खड़ा हुआ। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के बाद एनसीईआरटी ने जो परिवर्तन हो रहा है, जो नीति आयोग ने जिस तरह के दिशा में ले जा रहा है, और इन सबको एक सामूहिक प्रयास कैसे हो सके। शिक्षा केवल शिक्षकों की जवाबदारी नहीं, शिक्षा समाज, शिक्षक, पालक, बालक और व्यवस्था, ये पूरी जब एक साथ हमें ये आते हैं तब हम शिक्षा की जवाबदारी से, चुनौती से निपट पाते हैं। जी, एक सवाल आपने बात कही है नई शिक्षा नीति, तो नई शिक्षा नीति और आरटी एक्ट, इसमें कोई दोनों में समानता है या कहीं आरटी एक्ट का वायलेशन तो नहीं कर रहा है न्यू एजुकेशन? एकदम सही बोले हिम्मत भाई, ये सवाल बड़े बहस चल रहा है अभी। जे नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जब न्यू नहीं है, ऑलरेडी 2 साल हो गया, नेशनल शायद उसका नाम रखा। तो अब सवाल ये है जे ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो दबाव, उसका इम्प्लीकेशन अगर हम देखें उसे हो क्या रहा है, तो उसके जो सरकारी स्कूल बड़े रूप से बंद हो रहा है। ये बंद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव जो दिख रहा है, ये निजी स्कूल के बढ़ावा देने के साथ साथ शिक्षक, सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा है वो कैरिकुलम पे, जो कैरिकुलम हमारे ऊपर हो रहा है। तो कैरिकुलम के बाद भी हम देख रहे हैं, स्कूल बंद होने की बात देख रहे हैं, एक अलग किस्म का माहौल देख रहे हैं, निजीकरण के आने की संभावनाएं देख रहे हैं, निजी स्कूल की डिजिटल लिटरेसी की बात देख रहे हैं। स्कूल डिजिटल, मैंने नए शिक्षा नीति के 8T की बात कहीं नहीं व्यवस्थित तरीके से कहा गया। 8T के एक चैप्टर होना चाहिए था नए शिक्षा नीति में, क्योंकि वो बुनियादी है। एक बात जरूर हुआ है, जो फाउंडेशन लिटरेसी, जो 3 से लेके 8 वर्ष तक, 18 वर्ष तक की, ये थोड़ा एक बुनियादी दिख रहा है। 3 से 6 वर्ष तक जो फाउंडेशन लिटरेसी है उसको बहुत मजबूती के साथ लिया गया, जो आंगनबाड़ी के साथ उसको जोड़ा गया। ये तो पहले से ही तो चल रहा था, कोई अलग से तो नया नहीं है इसमें। आंगनबाड़ी में नहीं था, लेकिन 3 से लेके वो एक परिसर में ले आना, एक टोटलिटी में संपूर्णता के साथ देखना, और इसी ये फोरम का शुरू से ही एक व्यवस्था था, जो 8T को नीचे और 8T को ऊपर दोनों में एक्सटेंड करना चाहिए। जो 6 था उसको लेके आइए 3 में, जो 14 था उसको ऊपर ले जाएगा था 18। तो ये 8T ही लंबे समय से डिमांड कर रहा था। और इस 8T के इवन आप देखेंगे बजट की जो 6% GDP तक ले जाने के बाद था,
तो 6% क्यों 9% क्यों नहीं? अगर 6% भी है तो आज वर्तमान में 3.7% है। तो बजट अगर नहीं बनेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा, और बजट नहीं बढ़ेगा तो बाकी जो विकास की जगह है, जो बजट शेयरिंग एजुकेशन के लिए, वो भी बढ़ने की जरूरी है। नई शिक्षा नीति में ढांचागत परिवर्तन होगा, और ये ढांचागत परिवर्तन की जो बात होगा वो बच्चे के शिक्षा पे प्रभाव ना पड़े, ये आश्वासन कहाँ है? अलग अलग किस्म के नए शिक्षा नीति के नए शिक्षा नीति एक तो 600 पेज का है, वो समाज की नहीं, ये मैं एक आपसे ये है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो नॉर्मली कोई पॉलिसी या कोई नीति तब बनाई जाती है जब नीचे से डिमांड होता है, तो क्या इसकी कोई ज़रूरत थी, या पहले से जो आ रहा था उसमें सुधार करके आप कुछ नया इसको और ज़्यादा शिक्षा व्यवस्था को आप मजबूत कर सकते थे? तो ये कहीं से दबाव था, या सरकार जो है जिस तरह की है, जो उसकी राजनीतिक मंशा है, उसको ही थोपने का प्रयास है? ये थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। नए शिक्षा नीति, हमारे देश में शिक्षा नीति बनना चाहिए। समय समय में शिक्षा में देश की विकास के बहुत सारे आयाम बदलता है, जी। अपेक्षा भी बदलता है। शिक्षा के अपेक्षा, शिक्षा की ढांचा, शिक्षा संस्थान की ढांचा, आवश्यकता, ये समय समय पर बदलता है। इसलिए शिक्षा नीति बनना चाहिए, बदलना चाहिए, लेकिन वो शिक्षा नीति जनता के साथ, जनता की अपेक्षा के अनुसार भी होना चाहिए। नया शिक्षा नीति जो बना वो चर्चा हुआ, अलग अलग प्रदेशों में चर्चा हुआ और राज्यों से मांगा गया, लेकिन सवाल ये है जे उन शिक्षा नीति को अगर एक साल और उसमें निरंतर चर्चा हो, छोटा होता तो आम आदमी कम शब्दों में होता, और कैसे उसको समावेश किया जाए ये चर्चा होता तो शायद और बेहतर होता। दूसरी जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम पर बहुत तमाम शिक्षाविदों पे व शिक्षा कार्यकर्ता ने उस पर सवाल उठाया कि 600 पेज के आपको नए शिक्षा नीति, उसको पढ़ के सरकार खुद पढ़ पाएगी या नहीं, ये जानना चाहिए। जब इतना बड़ा कोई आप लेके आ रहे वॉल्यूम, तो सरकार खुद पढ़ पाएगी या सरकारी जो एजेंसियां हैं वो पढ़ पाएंगी कि नहीं? एक तो ये एक सवाल है। मेरा कहना है कि इसका जो राजनीतिक इंटेंशन है इस पॉलिसी का, वो किस दिशा की ओर ले जा रहा है, मैं ये जानना चाह रहा था। नहीं, आपने ठीक कहा अहमद भाई, जो नए शिक्षा नीति की जो दिशाएं हैं, हम दिशा दिख रहा है अभी, चाहे कैरिकुलम फ्रेमवर्क जिस तरह से बना है, पहले फ्रेमवर्क 1 आया, इसके बाद और एक्ट आएगा, उसी तरह से हम देख रहे हैं नीति आयोग के सर्कुलर आ रहा है। स्कूल में SCRT व NCERT के ऊपर एक दबाव जो रखा गया है, NCERT के पुस्तक परिवर्तन हुआ है, और ये पुस्तक परिवर्तन समय समय पर होते रहता है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को पर भी हमें चर्चा करने की बहुत ज़रूरी है। जो परिवर्तन होना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहना चाहिए, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही अगर मूल कैरिकुलम से हट जाए तो कैरिकुलम में कैसे आए, इस पर भी केवल शिक्षकों को नहीं, जैसे आपने कहा जो शिक्षा पाने वाला और जिस तरह का शिक्षा अपेक्षा करते हैं, उस पर भी एक रास्ता व चर्चा चलना चाहिए। जो अपेक्षा क्या करता है शिक्षा में, करिकुलम में क्या आना चाहिए, वो केवल शिक्षक व शिक्षाविदों के अलावा सीखने वाला और उसके बीच की पालक पर और समाज पर भी ये बहस चलना चाहिए, तब एक स्वस्थ शिक्षा के लेकर एक बहस आगे बढ़ेगा। जी, एक सवाल और स्कूल क्लोजर का जो मसला है, इस पे एक तरह का वो मैंने लॉजिक दिया जाता है कि बच्चे कम हैं इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं, लेकिन वहीं कुकुरमुत्ते की तरह प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, तो जो बच्चे यहाँ नहीं आ रहे हैं, आपके स्कूल में नहीं आ रहे हैं, वो बच्चे वहाँ कैसे जा रहे हैं? ये जो लॉजिक है कि नहीं अब स्कूल की ज़रूरत ही नहीं है, हालांकि अगल बगल में एक स्कूल बंद होने के बाद 4-10 स्कूल प्राइवेट खुल जाते हैं, तो क्या ये लॉजिक जो सरकार दे रही है, एक तो उससे आप सहमत हैं? दूसरा कि जो स्कूल के जो पैरामीटर्स थे
उसको ना लागू करके उसको बंद कर देना ज़्यादा वाजिब वो समझ रही है। इससे जो दबे कुचले समाज के लोग हैं या बच्चे हैं, उन पे कितना प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल सही। देखिए, स्कूल बंद हो रहा है, बंद मानना चाहिए ना, स्कूल मार जाए, माने ऐसे कि बंद नहीं हो रहा है, एक के साथ एक के जोड़ दे रहे हैं, ये अपने आप एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो सच कहना चाहिए, स्कूल बंद हो रहा है, कुछ स्कूल बंद कर रहे हैं, तो इसीलिए नहीं बंद करते। स्कूल हमारे खोलना संवैधानिक अधिकार के साथ है, और जब ये राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट्स है, तो उस पर काम करना, तो किसी भी बच्चे को, ईच एंड एवरी चाइल्ड, हर बच्चे को शिक्षा पाने का मूलभूत अधिकार में माना गया है। तो इसलिए 6 से 14 तक माना गया है, इसलिए हर बच्चे को शिक्षा देना है, वो राज्य की जवाबदारी है। और राज्य अगर नहीं दे रहा है तो राज्य अपनी जवाबदारी से मुकर रहा है। एक जनकल्याणकारी राष्ट्र में ये अगर हम अपने बच्चे को शिक्षा ही नहीं दे पा रहे हैं, जिससे वो राष्ट्र निर्माण होगा, ये जवाबदेही हमें लेना चाहिए। दैट इज द वन। दूसरी बात, जो बात आपने कहा बिल्कुल सही, जे ये पैरामीटर, स्कूल में बच्चा कम है, स्कूल में बच्चा कम है, कैचमेंट में बच्चा है कि कैचमेंट में बच्चा है कि नहीं, जहां से बच्चा आता है वहां बच्चा नहीं है, बच्चा कम है, तो कैसे होगा, उस पर तय होना चाहिए। ऐसे परिस्थिति हमने पैदा किया कि बच्चे ज्यादा कैसे आए, उस पर चर्चा करना चाहिए। कम हुआ है तो उसे कम, उनके पास तक पहुंचने का जवाबदारी हमारा। ये कोई निर्णय नहीं एक साथ 5000 स्कूल, 4000 स्कूल, 3000 स्कूल बंद हो रहा है, ये और उस तरह के मैपिंग हो रहा है। जब क्लस्टर में एक स्कूल बने, बड़ा स्कूल बनेंगे, बेहतर गुणवत्ता उसमें होगा, तो ऑटोमेटिकली, और उसमें जो निचले तबके की, जो पारा मोहल्ला, इस तरह की जो यहाँ, एवं अगर देखेंगे स्लम में भी अगर जो बच्चा है, उनको कैसे पढ़ा सके, वो ढांचा तय करना होगा। अगर 12 जन भी है तो 12 जन तो है, उस 12 जन को कैसे पढ़ाया जाए, वो चुनौती है, रास्ता तो निकलने का। अगर हम मानेंगे ये समस्या है, तब उसकी समाधान निकलेगा। अगर हम मानेंगे वो समस्या नहीं है और उसका समाधान ऐसे हम एक ढांचा बना देंगे, तो समस्या पे गहरा अध्ययन नहीं होगा। अरे सामाजिक जो दायित्व है इसमें एक तो अगले साल 2024 में जनरल इलेक्शन है, तो उसके लेके आरटी फोरम अपने दूसरे जो फोरम्स हैं या एलाइज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ किसी तरह का कोई कैंपेन करने का, या इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा शिक्षा को बनाने का कोई कार्यक्रम लेने जा रहा है कि नहीं जा रहा? हाँ, ये तो बहुत सही बात है कि 2024 इलेक्शन, हर इलेक्शन में शिक्षा को एक मुद्दा बनाना, शिक्षा पर जागरूक करना, शिक्षा पर बहस करना, समाज में शिक्षा पर समाज में बहस होना। और इस समय जब जनरल इलेक्शन होता है, केंद्र और राज्य, क्योंकि शिक्षा एक केंद्र राज्य दोनों का ही आता है, इसलिए शिक्षा पर तो बहस होना चाहिए समाज में। मतदाताओं को शिक्षा को सामने रखते हुए अपनी सुख शांति विकास पर, शिक्षा स्वास्थ्य जो सर्विस है, जो सेवा इलाका है, इसको, और शिक्षा एक ऐसी चीज है, आज की बात नहीं, शुरू से ही हमने देखा, जो शिक्षा केंद्रित एक समाज कैसे अपने को आगे ले चलता है, ये शिक्षा एक बुनियादी सवाल है। अरे बुनियादी सवाल पर जब आप देश की निर्णय करने वाले लोग, जबकि चुनाव होता है उनके, उसके अंदर ये बात होना चाहिए, बात उनको जाना चाहिए। इसलिए आरटी फोरम ये शिक्षा को केंद्र में रख के बात करेंगे। हमारा बात हम करते भी हैं, इसके पहले जीडीपी की बात करें, केजी टू पीजी की निःशुल्क करने की बात करें, शिक्षा को लेकर शिक्षा के बजट शेयर की बात, शिक्षा को बुनियादी तरह के सोचने के लिए ढांचा बनाने के बाद सबको उचित शिक्षा मिले, ये सवाल को हम बहस में लाने के लिए, राजनीतिक बहस में लाने के लिए, शिक्षा एक राजनीतिक सवाल है, इसलिए राजनीतिक बहस में होना चाहिए। और देश के जब
निर्णय करने के चुनाव हो रहा है, तय हो रहा है, तो उनके साथ भी चर्चा करना चाहिए। केवल चुनाव तक के नहीं, चुनाव के बाद भी उनको एंगेज करना चाहिए, ताकि जो शिक्षा को लेकर लगातार नीति निर्धारक के साथ चर्चा चलना चाहिए, चाहे सरपंच हो चाहे सांसद हो। जी, मैंने इसको लेके एक तो दबाव समूह भी आप बनाने की बात आप लोग करते हैं। विमर्श मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे एक एक पहलू पे हम बात करें तो घंटों बात हो सकती है। और अच्छी बात यह है कि एक होलिस्टिक वे में राइट टू एजुकेशन फोरम इस पे काम कर रहा है और आपके नेतृत्व में बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और फिर हम अन्य विषय पे मिलेंगे। थैंक यू।